नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग नवम के इतिहास विषय के द्वितीय चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इस क्रम में हम देखेंगे आज के कक्षा में कि रूसी क्रांति का आरंभ कैसे हुआ। या अगर मैं इसको थोड़ा आपको संक्षिप्त में बताऊं कि जो रूस की जो क्रांति हुई है वो एक बार 1905 ईस्वी में आरंभिक में होती है, जिसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1917 ईस्वी में भी क्रांति होती है। 1917 ईस्वी में 2 बार क्रांतियाँ होती हैं, पहली बार फरवरी में और उसके बाद अक्टूबर में। तो इस प्रकार देखा है तो रूस की जो क्रांति है वो एक बृहद विषय है, परंतु आज के हम टॉपिक में देखेंगे खूनी रविवार के बारे में। तो जिससे कहा जाता है कि इतिहास में होने वाली कोई भी घटना यूं ही नहीं होती है, हर एक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। तो आइए हम आज उन कारणों को देखते हैं और हम इसके पहले टॉपिक पे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि रूसी क्रांति का कैसे आरंभ हुआ। तो इसके पृष्ठभूमि पे चलें तो मैं आपको बताऊं कि जो रूसी साम्राज्य था, पहले हम इसके रूसी साम्राज्य को देखते हैं। 1914 ईस्वी के पूर्व तक रूसी साम्राज्य की जो भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो चलिए अब देर नहीं करते और हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और देखने का प्रयास करते हैं रूसी साम्राज्य 1914 ईस्वी से पहले का। तो मैं बता दूं आपको कि जो रूस था वो एक बड़ा राजतंत्रात्मक साम्राज्य था और इसके जो राजा थे जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। यहाँ पे वर्ड आया है जार। जार यहाँ पर जैसे हम भारत में बोलते हैं राजा शासक को, उसी प्रकार से रूस में शासक को जार कहा जाता था। अब हम इसके थोड़े से भौगोलिक स्थिति को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि जो आप मानचित्र देख रहे हैं, मानचित्र में आप देखेंगे जो मॉस्को का एरिया है उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो रूस के अंतर्गत थे। और वो कौन कौन से क्षेत्र थे, जैसे फिनलैंड हो गया और उसके बाद यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, अजरबैजान हो गया, ये जो सारे देश थे। इसके अतिरिक्त जो प्रशांत महासागर था उसके जो तट तक के क्षेत्र थे वो सारे रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें तो 1991 ईस्वी में जब रूस का विघटन हुआ या उसका विखंडन हुआ, उसके बाद रूस कई छोटे छोटे देशों में बट गया, परंतु उसके पूर्व में रूस एक बड़ा ही विशाल देश था। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियंस लोग रहते थे और इसमें ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो लोग थे मानने वाले वो थे। उसके अलावा रोमन, कैथोलिक, प्रोटेस्ट, ये सारे जो लोग थे यहाँ पर निवास करते थे। कुछ संख्या बौद्ध मत के मानने वालों की भी थी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके अर्थव्यवस्था और समाज को। तो मैं आपको बताऊं कि जो इसकी अर्थव्यवस्था थी इसमें कृषि का जो योगदान था वो काफ़ी बड़ा था। यूरोप में रूस जो था एक कृषि, इसकी जो भागीदारी थी वो 80 से 85% थी, यानी कि यह कृषि प्रधान देश था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर देखा जाए तो कृषि का उत्पादन जो रूस में होता था उसका निर्यात वो रूस के बाहर भी किया जाता था, यानी कि यूरोप के अन्य देशों में भी इसका निर्यात किया जाता था। जो इसकी आर्थिक स्थिति को और हम देखते हैं तो 1900 ईस्वी के आसपास धीरे धीरे कुछ उद्योगों का भी विकास हुआ। जैसे वहाँ की जो राजधानी थी सेंट पीटर्सबर्ग, उसके आसपास के क्षेत्रों में उद्योग खुलने आरंभ हुए। जो ये उद्योग थे वो प्रायः वो निजी लोगों के थे, या आप कह सकते हैं कि पूंजीपति लोगों के थे, और इन पर प्रायः उनका अधिकार था। कुछ ऐसे भी फैक्ट्रियां थीं जिस पर नियंत्रण जार का था, यानी कि उद्योगों की संख्या कम थी। कम इसलिए थी क्योंकि यह कृषि प्रधान था। इसमें अधिकतर उद्योग जो थे वो निजी थे, मैंने आपको भी बताया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो उद्योगों में जो काम करने वाले लोग थे उसमें पुरुषों की संख्या अधिक थी, महिलाओं की संख्या इसमें कम थी। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर जो लोग श्रमिक लोग जो कार्य करते थे उनकी कार्य करने की जो अवधि थी वो न्यूनतम 15 घंटे थी। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ पे उद्योग थे, मैंने आपको बताया था पहले कि जो यहाँ पे उद्योग थे वो 2 तरह के थे। एक जिस पर नियंत्रण जार का होता था और दूसरा वैसा जिसका नियंत्रण निजी लोगों को यानी कि पूंजीपतियों का था। तो जहाँ पर पूंजीपतियों का नियंत्रण था वहाँ पर मजदूरों का शोषण अधिक होता था। उनके कार्य अवधि का जो अवधि था बताया मैंने 15 से 18 घंटे होते थे। जार का नियंत्रण था, वहाँ जो मजदूरों जो कार्य करने की अवधि थी वो थोड़ी उनसे कम थी। है जो यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का जो वेतन था वो असमान था, यानी कि महिलाओं को वेतन कम मिलता था पुरुषों के मुकाबले, जबकि तो इस तरह से हम इसकी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। अब हम चलते हैं इसके समाज को देखने का प्रयास करते हैं कि इसके सामाजिक संरचना कैसे थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक संरचना थी इसमें यहाँ पर जो
मजदूर थे वो प्रायः दो प्रकार के थे। कौन कौन से मजदूर थे? एक जो कुशल मजदूर थे और दूसरा अकुशल। कुछ ऐसे भी मजदूर थे जो फैक्ट्रियों में या उद्योगों में रह करके काम करते थे, और कुछ मजदूर ऐसे भी थे जो अपने गांव में या अपने घरों में रह करके काम करते थे। तो ये अंतर था उन लोगों के बीच में। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो मजदूर यहाँ पे काम करते थे उनमें आपसी सामंजस्य था। अगर किसी को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की या आर्थिक संकट उत्पन्न होती थी तो उस परिस्थिति में वो आर्थिक सहायता प्रदान करते थे एक दूसरे के। मजदूरों का अपना संगठन होता था। किसी भी मजदूरों पर या मजदूर पर कोई अगर शोषण होता था उस परिस्थिति में सारे मजदूर लोग मिलकर अपने यूनियन के साथ वो हड़ताल करते थे। और मैं बता दूं आपको कि 1895 से लेकर के 1905 ईस्वी के बीच में बहुत सारे हड़तालें हुई जब मजदूरों का शोषण होने लगा था। यहाँ पे किसान भी तीन तरह के थे। एक छोटे किसान या भूमिहीन किसान कह सकते हैं, एक मध्यम किसान जो मध्यम जिनके पास ज़मीनें होती थी, और एक बड़े किसान। इन किसानों के अलावे सामंत होते थे जो जार के प्रतिनिधि थे। सामंत, नवाब या जमींदार आप कह सकते हैं, तो ये उनके अंदर होते थे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना जरूरी समझूंगा कि जो यहाँ पे किसान थे वो किसान आपस में सामूहिक कृषि करते थे, जो यूरोप में एक अलग तरह के कृषि थी। इसमें होता क्या था कि एक व्यक्ति होता था जिसे कम्यून बोलते थे, उसे मीर भी कहा जाता है, और उनका काम होता था कि वो सभी किसानों से ज़मीनों को ले करके और उसमें वो सामूहिक कृषि करते थे। और वो ज़मीनों का बंटवारा वैसे किसानों के बीच में भी किया जाता था जिन किसानों के पास ज़मीनें नहीं होती थी। तो इस प्रणाली को या इस प्रक्रिया को सामूहिक खेती भी हम कह सकते हैं। तो ये उसकी सामाजिक संरचना थी किसानों की। परंतु कुछ किसानों के साथ यहाँ पर शोषण भी होता था या अन्याय होता था उनके साथ। अन्याय ये होता था कि वो राजस्व की दर उनकी अधिक होती थी। इस कारण से जो किसान वर्ग था वो हमेशा नवाबों या जमींदारों से वो रुष्ट रहता था, और उनकी इच्छा ये थी या उनकी मांग ये थी कि ज़मीनों पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो, ना कि सामंतों या नवाबों के द्वारा उन पर नियंत्रण किया जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो किसान और जमींदार के बीच जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1905 की जो क्रांति हुई, रूसी क्रांति, उसमें किसानों और जमींदारों के बीच जो असंतोष था वो एक महत्वपूर्ण कारण बना। अगले टॉपिक पर और हम देखने का प्रयास करते हैं रूस में समाजवाद। तो रूस में समाजवाद के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि समाजवाद है क्या। तो समाजवाद एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो। समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो सभी एक समान हो। किस रूप में? विशेषकर आर्थिक रूप में। जो मजदूर, किसान जो वर्ग था वो उनको उनके बराबर या उनको एक समान अधिकार दिया जाए। तो ये जो परिकल्पना थी वो प्रायः या देखा जाए तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1898 ईस्वी में मार्क्स की विचारधारा ने लोगों में रशियन डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया। कब ये पार्टी गठन हुआ था? 1898 ईस्वी में। इस पार्टी का उद्देश्य समाजवाद को बढ़ाना था और उससे विकसित कर राजतंत्रीय प्रणाली को समाप्त करना था। इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा जो कम्यून थी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, को जमीन जो देते थे, ठीक है, देने का वो समर्थन करते थे कि जो किसानों द्वारा जो कम्यूनों को जमीन दी जा रही थी वो दिए जाए ताकि एक समान रूप से सभी किसानों को जमीन मिल सके और जो समाजवाद जिस पर बल दिया सके। जो ये पार्टी थी रशियन डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, वो किसानों का समर्थन कर रही थी और उन्हें कहीं ना कहीं ये बात लग रहा था कि ये जो किसान हैं वो समाजवाद को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। 1900 ईस्वी में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी ने सामंत से किसानों को जमीन देने की पुरजोर मांग की थी। और इतना ही नहीं, लेनिन के अनुसार लेकिन जो लेनिन थे उनका ये मानना था कि सभी किसान अलग अलग हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, तो इसलिए जो समाजवाद का जो आंदोलन है उसमें किसानों को शामिल नहीं किया जा सकता है। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 1905 में जो क्रांति हुई थी जिसे रूसी क्रांति का प्रथम भाग भी माना जा सकता है, तो हम अब चलते हैं उन घटनाओं पर और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर 1905 ईस्वी के पूर्व में आखिर वो कौन कौन सी तत्कालिक घटनाएं हुई थी जो क्रांति का एक रूपरेखा तैयार की। तो हम इसमें देखें
तो चूंकि मैंने पहले बताया था आपको कि जो रूस में जो जार का शासन व्यवस्था था और जार की जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश प्रणाली थी। निरंकुश का यहाँ पे अर्थ क्या हुआ? निरंकुश का अर्थ ये हुआ कि ऐसी शासन प्रणाली जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, यानी कि राजा को जो मन करेगा वो अपनी मनमानी करेगा। तो ये जो रूस में जो स्थिति थी वो निरंकुश शासन प्रणाली थी, जो कहीं ना कहीं लोगों में भारी असंतोष उत्पन्न कर रही थी। इसके अलावा वहाँ पर कोई संसदीय प्रणाली नहीं थी। संसदीय प्रणाली का अर्थ ये हुआ कि लोगों के द्वारा चुना गया एक संसद जो पार्लियामेंट होगा उसके अंतर्गत जो भी फैसले होंगे वो सारे लोगों के सामूहिक सुझाव से होंगे। वो इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि उससे जार जो था उससे मुक्त था कहीं ना कहीं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि यहाँ पर 3 तरह के लोग थे, उदारवादी विचारधारा के लोग, रेडिकल विचारधारा के लोग और तीसरे थे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग। जो रूढ़िवादी विचारधारा के जो थे वो राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि उदारवादी जो थे वो उनके प्रबल विरोधी थे। तो यहाँ पर उदारवादियों के द्वारा संविधान के निर्माण की प्रबल कोशिश की गई। अर्थ ये है कि जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि रूस में एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जिसमें सभी को बराबरी का हक मिले, या समाजवाद को मजबूत करने की कोशिश की जाए। संविधान के निर्माण में उदारवादियों ने वहाँ के जो मध्यम वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे और किसान वर्ग थे, उनसे जन समर्थन और उनका सहयोग लेने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी कि उसमें जो 1904 और 5 की जो स्थिति थी वहाँ पर संविधान निर्माण की जो मांग है वो तेज हो जाती है। बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना जो रूसी क्रांति का वो ये था कि 1904 और 5 ईस्वी में रूस और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सबसे बड़ी घटना ये हुई कि रूस जो है जापान से हार गया। और ये जो हार थी वो पूरे जन समुदाय, पूरी जो रूस की जनता थी उस पर काफ़ी नागवार गुजरी। क्योंकि अगर हम जापान की भौगोलिक स्थिति को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि रूस से वो बहुत अधिक छोटा था, लेकिन उसने अपने पराक्रम और साहस से उसने रूस जैसे विशाल देश को हरा दिया। इससे कहीं ना कहीं रूस की जनता को काफ़ी बुरा लगा या काफ़ी आहत महसूस की, जो कहीं ना कहीं जार के जो असफलता थी उसको वो दर्शा रही थी। इन सबों के बीच अगर हम देखें तो 1904 ईस्वी के आते आते तक चूँकि युद्ध चल रहा था, उस स्थिति में मजदूरों की स्थिति या हालत ख़राब होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति कम हो गई, उनकी हालत ऐसी ख़राब हो गई कि उन्हें जो वास्तविक वेतन था वो भी उन्हें नहीं मिल रहा था। तो वास्तविक वेतन का अर्थ ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो वेतन की ज़रूरत होती है, जितने पैसे की ज़रूरत होती है, तो वास्तविक वेतन जो मूलभूत वस्तुओं के लिए था वो उससे भी कम वेतन मिल रहा था, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वो उनमें रोष उत्पन्न हो गया। बीच में एक घटना होती है 1904 ईस्वी में। कुछ मजदूर थे जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है। यानी कि उस जहाँ वो काम कर रहे थे 4 लोग, उनको निकाल दिया जाता है, और जिसके बाद मजदूरों में भारी रोष उत्पन्न होता है। एक तो उनकी हालत ख़राब थी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अगर देखा जाए तो उनके वास्तविक वेतन से 20% तक कम उनका वेतन हो गया था, जिससे एक तो उनमें अलग से रोष था, ऊपर से उन लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया गया। इसके बाद मजदूरों में एक असंतोष की ऐसी पीड़ा या ऐसा रोष उत्पन्न हुआ कि उन्होंने विद्रोह का या विरोध का उन्होंने ऐलान कर दिया। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि कुछ दिनों के भीतर देखते ही देखते लाखों मजदूर उन्होंने हड़ताल करने की अपनी योजना बनाई। एक पादरी थे जिनका नाम था गैपन, उनके नेतृत्व में 22 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटरबर्ग्स जो जगह था वहाँ पर विंटर पैलेस एक नाम था। विंटर पैलेस जो राजा थे उनके महल का नाम था विंटर पैलेस, जहाँ पे जार निकोलस द्वितीय रहते थे। वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई। और जब वो वहाँ पर लोग गए, लगभग जो लोग थे वो उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी, लाखों लोग थे। उसमें से जब लोग वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तभी जार के सैनिकों के द्वारा गोली चलाया जाता है और जिसमें 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग उसमें घायल होते हैं। ये जो घटना थी रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार का नाम दिया जाता है। और इस घटना ने पूरे रूस की जनता या उसके जनमानस में एक बहुत बड़े विद्रोह
को जन्म दे दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में भारी मात्रा में जो लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन आरंभ किए। जो किसान वर्ग थे, उसके अलावा जो विद्यार्थी थे, जो सरकारी कर्मी थे, उन्होंने अपने अपने कार्यों का त्याग कर दिया और जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस तरह से इसी बीच में जो जार निकोलस द्वितीय थे उन्होंने ड्यूमा का गठन किया। ड्यूमा यानी कि ये रूस जो था उसके संसद का नाम था ड्यूमा, तो उन्होंने ड्यूमा का गठन किया और उसके बीच में फिर जो उदारवादियों थे उन्हें इसमें शामिल किया गया। तुरंत 75 दिनों के अंदर जो द्वितीय ड्यूमा था उसको भंग कर दिया गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि जो जार निकोलस द्वितीय के द्वारा दबाव में ड्यूमा का गठन तो किया गया और उदारवादियों को शामिल तो करने की कोशिश की गई, परंतु उसकी वास्तविक जो रणनीति ये थी कि इस जो विद्रोह है उसको किस तरह से दबा दिया जाए। और इसका कुछ ही दिनों के बाद जो जिसमें जितने भी उदारवादी ड्यूमा के अंदर जो निर्वाचित होकर गए थे उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर फिर से उनको निकाल दिया गया। और क्या किया गया, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, जो जार निकोलस द्वितीय के समर्थक थे, उन्हें फिर से एक बार संसद में प्रवेश दे दिया गया। और इस प्रकार से इस क्रांति के जो पहले भाग में इस चीज़ को दबा दिया गया। तो हमने इस चरण में देखा कि किस प्रकार से खूनी रविवार की घटना होती है और इसका परिणाम ये होता है कि ड्यूमा का गठन किया जाता है। इसका परिणाम होता है कि उदारवादियों को ड्यूमा में शामिल किया जाता है। पर जार निकोलस द्वितीय के धूर्तता के कारण यह जो क्रांति थी वो असफल हो जाती है। परंतु इसके कुछ वर्षों के बाद यानी 1917 ईस्वी में फिर से एक बार क्रांति होती है वहाँ पर, और हम अगले चरण में देखेंगे कि किस प्रकार से रूस की जो क्रांति जो फरवरी में होती है जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है, और उसके बाद अक्टूबर में बोल्शेविक क्रांति होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।